हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 10th क्लास में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब नेचर ऑफ रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ रूट में जो थर्ड वाला कंडीशन था जिसमें d लेस देन 0 होता था, तो d लेस देन 0 होता था तो हम लोग वहाँ पे लिख देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी और लिख करके छोड़ देते थे। तो अब वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। तो 10th क्लास में उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। यहाँ पे हमें उसके बारे में डीप में स्टडी करना है और फिर से वही फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो उसमें रूट्स फाइंड आउट करने का, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी हम लोग उसको यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होता है, जब d लेस देन 0 होता है, उस कंडीशन में किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है वो भी देखने वाले हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हुई थी। अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई कैसे थी। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, x² + 1 = 0। इसमें x का कोई रियल वैल्यू ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। देखते हैं, x² + 1 = 0। अब रियल वैल्यू तो कोई भी नहीं है जो x के जगह पे रखे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चेक करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x² = -1 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √-1। अब ये जो √-1 हुआ ना, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक अलग से √-1 है, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक अलग से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आयोटा बोलते हैं हम लोग। तो ये कहलाता है आयोटा। अब इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आयोटा के बारे में हम लोग समझे तो आयोटा का पावर हम लोग अब इंक्रीज़ करेंगे। जैसे आयोटा का पावर 1 किया तो वो तो आयोटा ही हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो मतलब ये हो जाएगा √1 × √1। तो ये हो जाएगा -1। यानी आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो वो -1 के इक्वल आ जाता है। आयोटा का क्यूब करके देखते हैं, तो आयोटा का क्यूब करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा² × आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाला था हमने -1 × आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा -आयोटा। यानी आयोटा क्यूब करते हैं तो वो -आयोटा के इक्वल आ जाता है। अब इसका पावर 4 करके देखते हैं, तो पावर 4 करेंगे तो आयोटा² × आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर अभी हम लोगों ने देखा -1, ये -1 × -1, ये हो जाएगा 1। यानी हमने ये चीज़ देखा कि जब आयोटा का पावर 1 रख रहे हैं तो आयोटा का वैल्यू आयोटा ही हो रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जा रही है? -1 हो जा रही है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जा रही है? -आयोटा। आयोटा का पावर 4 की वैल्यू हो जा रही है इसमें +1। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये 4 हमें याद रखना है। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर में इस चारों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो आयोटा प्लस आयोटा² प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4। तो यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -आयोटा और आयोटा पावर 4 +1। यहाँ से क्या हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 0 आ गया।
इसका मतलब हमने देखा आयोटा का पावर कंटिन्यूसली यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 था तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब दूसरा एक और तरीका हम देखते हैं कि जैसे आयोटा का पावर कंटिन्यू 4 पावर होगा तो वो 0 होता है। अब वो कंटिन्यू पावर हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे अभी ये तो हमने स्टार्टिंग का लिया था 1 2 3 4 तक लिया था, ऐसे हम लोग कहीं पर से भी ले सकते हैं। जैसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आयोटा का जो पावर होता है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। जैसे आयोटा का पावर 4 था तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं आयोटा का पावर यदि 5 हो जाए तो कैसे करेंगे। आयोटा का पावर 5 होगा तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आयोटा तो यहाँ से निकल गया आयोटा, यानी आयोटा का पावर 5 करेंगे तो आयोटा का पावर मतलब आयोटा आ जाएगा उससे। आयोटा पावर 6 करेंगे तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 इंटू ये -1 तो ये -1 हो जाएगा, यानी आयोटा पावर 6 करेंगे तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। यानी हम लोग ने ये चीज़ देखा यहाँ पे कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, अभी तो हम लोग आयोटा की भी बात करते हैं, इसके बाद जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे हम लोग। तो आयोटा का पावर हम लोग जब भी कर रहे हैं तो उसमें आयोटा का पावर 4 जो हो रहा है वो 1 हो रहा है। तो जैसे किसी को हमें फाइंड आउट करना है आयोटा का पावर 2010 2021, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 के टर्म में, अब इतना लंबा नंबर है तो 4 के टर्म में तो कर नहीं सकते ऐसे, तो इसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि इसमें डिवाइड कर देंगे। 2021 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 टाइम्स में 20, ये ख़त्म, यहाँ पे 2 आया। अब ये 2 में डिवीज़न नहीं होगा 4 से, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा और तब ये 1 आ जाएगा और इसमें 25 टाइम्स में यहाँ से 1 बच गया। तो यानी ये जो रिमाइंडर इसका बचा, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आयोटा का पावर 4 का पावर लिख देंगे 505 और इंटू आयोटा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने 4 से यदि 505 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर से यही वाला नंबर आ जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 तो इधर है, ऐड कर देंगे तो फिर से वही हमारा पावर आ जाएगा। और आयोटा का पावर 4 है तो इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 का पावर कुछ भी दें तो फिर तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से ये 1 हो गया और इंटू आयोटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आयोटा हो गई। तो आयोटा का पावर 2021 होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा ही हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग पावर कोई सा भी हो हम लोग ईजिली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक जो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ देखा कि कंटिन्यू हमने जो पावर था उसको ऐड किया तो वो 0 आ गया था। तो हम लोग ऐसा देखते हैं, इसमें पावर 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104। अब जैसे हमने दूसरा कंटिन्यूटी में 4 कंटिन्यूटी में नंबर ले लिया पावर में, जैसे 100 से आगे ले लिया, कोई सा भी ले सकते थे लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चेक किया। अब एक एक नंबर का हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आयोटा के उसमें। तो 101 में डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में 8 2 1 और 5 टाइम्स में हो जाएगा 20, यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी ये वाला आयोटा का पावर 1 हो जाएगा। और प्लस इसकी वैल्यू देखते हैं 102 होगा, इसको भी डिवाइड करना होगा हमें 4 से, तो इसमें आ जाएगा वही 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी 8 होगा, ये 2 और यहाँ पे 2 आएगा और ये
5 टाइम्स में हो जाएगा 20 और 2, तो इसमें 2 आ गया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर ये वाला आयोटा क्यूब आ जाएगा, फिर ये वाला आयोटा पावर 4 आ जाएगा। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे। इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर जब भी 4 आयोटा का पावर कंटिन्यूटी में होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अभी तो ये हम लोगों ने सिर्फ आयोटा के बारे में देखा था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरीके, पहले तो हमने ये चीज़ देख लिया कि आयोटा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ वो देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें x प्लस आयोटा y, इस तरीके से ये जो x वाला पार्ट होता है, x जो होता है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और यहाँ पे जो ये y वाला पार्ट है सिर्फ y वाले की बात करेंगे, आयोटा को अलग, आयोटा नहीं, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट हो जाता है और ये y वाला इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, 4 + 3 आयोटा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका रियल पार्ट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z = 4 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 3। तो इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया और हम लोगों ने ये समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देखा था, तो वो आयोटा को बताता है कि आयोटा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पे हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वही जहाँ पे 10th ख़त्म होता है वहीं से 11th क्लास स्टार्ट होता है, ये चीज़ हमें समझना था। अब हम लोग देखते हैं ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम लोगों ने जब d का केस देखा था, d < 0 देखा था, तो हमने लिख दिया था कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये वही केस है, वही स्टार्ट होगा यहाँ पे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। x² + 3x + 9 = 0। अब इसमें देखते हैं, जब हम लोग पहले तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b² - 4ac, तो b² - 4ac देखते हैं, माइनस इसमें तो 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, तो ये हो जाएगा 9 - 36। यहाँ से अब ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये माइनस में है, -27 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रूट्स इमेजिनरी होगा। अब हम लोग उस रूट्स, इमेजिनरी रूट्स को किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा वही होगा, -b ± √d/2a। फॉर्मूला तो वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। -b देखते हैं, -b यहाँ पे हो जाएगा -3
प्लस माइनस अंडर रूट -27 अपॉन में 2 × 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहीं पे मेन हमारा काम है। ये जो -1 ये माइनस है, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 × 27 लिख देते हैं और नीचे में 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये -1 जो है, हमने आयोटा के बारे में लिखा था। आयोटा का पावर जब 1 होता है तो आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1 हो जाता है, आयोटा का क्यूब करते हैं तो माइनस आयोटा हो जाता है, और आयोटा का पावर 4 करते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसे हमें याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो -1 है, इसके जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर इंटू 27। अब इस 27 को भी हम लोग चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, 9 × 3, तो 9 का भी रूट हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये 2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़, जो एडिशन होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। दूसरा, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू हो जाता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, थर्ड वाला जो होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जैसे Z1 Z का एडिटिव इनवर्स होता है। इसमें यदि Z माइनस Z ऐसे कर दें तो वो ये 0 के इक्वल हो जाता है, तो Z का एडिटिव इनवर्स -Z हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, और बाकी इसमें एडिशन में तो कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं। और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ वो वैलिड नहीं होगा और एसोसिएटिव भी वैलिड नहीं होगा, तो उसको भी यहीं देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ CN, कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट में लिख दिया। तो इसमें भी Z1 प्लस Z2 है, मतलब Z1 और Z2 यही नंबर है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे Z1 माइनस Z2 करते हैं तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से माइनस हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, प्लस आयोटा y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ ज़्यादा वो है नहीं, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 करेंगे और Z2 माइनस Z1 करेंगे तो वो दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। तो ये हम लोग बोल देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो मल्टीप्लिकेशन में वही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे Z1 और Z2, x1 प्लस आयोटा y1, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, x2 प्लस आयोटा y2। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे Z1 और Z2 का, तो Z1 इंटू Z2, तो लिख देते हैं यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब हम लोग यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ पे करना है। ये x1 के साथ इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2, और यहाँ पे आयोटा y1 का मल्टीप्लिकेशन होगा x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2 y1 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा इस दोनों में प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये माइनस, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, और फिर ये वाला हमारा रियल बन जाएगा, और इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये x1 x2 और इसमें प्लस, इसमें आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1, और ये माइनस y1 y2 हो जाएगा। ये माइनस इसलिए हो जाएगा कि आयोटा स्क्वायर है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसके एक साथ रख देते हैं, क्योंकि रियल वाले एक साथ आ जाएगा और इमेजिनरी वाला एक साथ आ जाएगा। माइनस y1 y2 प्लस आयोटा के साथ इसमें होगा x1 y2 प्लस x2 y1। तो यानी Z1 Z2 को जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ऐसे देखें तो इसके रियल पार्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके ये हो रहा है, फिर आयोटा और फिर क्रॉस कर देना होगा x1 को y2 के साथ और प्लस y2 को यहाँ पे x2 को y1 के साथ, और फिर यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये एक अलग से इसका रियल पार्ट ये हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, पहला तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हो, यानी Z1 को Z2 में मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 में करो तो दोनों सेम ही आता है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इस फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज़ होता है वो कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 और इंटू Z1, मतलब दोनों में किसी एक को पहले रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में देखा था हमने कि उसमें फ़र्क पड़ा था, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, और एडिशन में वो फॉलो कर रहा था, और एसोसिएटिव लॉ भी को भी फॉलो करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, Z1 और ये Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। मतलब इसमें पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई किया है, और इसमें क्या Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर Z3 से किया है, तो भी इक्वल आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको देखने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट किस तरीके से निकाला है? कॉन्जुगेट बिल्कुल इजी है। इसको कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है जेड बार से। तो जेड बार जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो जेड लिख लेते हैं, जैसे हमारा x प्लस आयोटा y है। तो जेड बार हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस आयोटा y। इसमें क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसमें बस माइनस लगा देते हैं, तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है। और इसके बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है हमारे पास, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से हम लोग जब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो इसको मॉड के अंदर रखते हैं। तो मॉड के अंदर रखा तो इसमें इसका मॉडुलस हो जाता है x का स्क्वायर, और मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का जब रूट ले लेते हैं तो वो उसका मॉडुलस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जस्ट आगे भी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये होता है। और इसको जब स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, मॉड जेड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी हम लोग अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन वाले की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बात करें तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसको यहीं पे देख लेते हैं। तो जेड होता है, जेड इंटू जेड बार करते हैं तो वो मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये किस तरीके से होता है तो आराम से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रूफ कर भी सकते हैं आराम से। x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो फिर आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो वो तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस को वो प्लस कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है यहाँ पे किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे इसका। तो देखते हैं उसको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईजी होता है। ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इस जेड को उधर लेके जाते हैं। तो जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/z। अब इसी 1/z को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z का पावर -1। तो यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। उसमें क्या करना क्या होता है, फाइनली इसमें कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले
उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकाल करके उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जेड इन्वर्स इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से जेड बार पहले निकाल लेते हैं। तो जेड बार निकालने के लिए 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। मॉड जेड का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 25। अब हमें चाहिए जेड इन्वर्स, तो यहाँ से जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 4 - 3 आयोटा अपॉन 25। चाहे तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 4/25 - 3/25 आयोटा, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया यहाँ से। तो हम लोग ये चीज़ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे उसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है। रूट में दे दिया 1 + √3 आयोटा, इस तरीके से हो, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले जेड बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जेड बार फाइंड आउट करने के लिए तो 1 - √3 आयोटा हो गया, और मॉड जेड का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है जेड इन्वर्स इक्वल टू मॉड जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - √3 आयोटा अपॉन, यहाँ पे निकाला था 4, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1/4 - √3/4 आयोटा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि बहुत सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के हमने एडिशन जिस तरीके से किया था, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और अब हम लोग डिवीज़न देखेंगे कि डिवीज़न किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न किस तरीके से करते हैं। तो हमें वैसे ही z1 x1 प्लस आयोटा y1, और इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है x2 प्लस आयोटा y2, और हमें फाइंड आउट करना है z1 अपॉन z2, तो यानी x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। तो जब भी हमें डिवीज़न करना होता है, तो नीचे इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी उसके डिनोमिनेटर में होगा उसको हमें रेशनलाइज कर देना होगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग एडिशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2 आराम से इसको कर लेंगे। ऊपर में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हो जा रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z1 x1 x2 और माइनस आयोटा y2 x1 और प्लस आयोटा y1 x2, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा,
आयोटा का स्क्वायर y1 y2, और अपॉन में क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। ऊपर में देखते हैं, ऊपर में कुछ ये यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आयोटा में, और इससे क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर होगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2, और इसमें कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2, और अपॉन में हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो जब डिवीज़न करना हो तो इस तरीके से करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, और इसको चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ के बाद मतलब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना होगा तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो देख सकते हैं कि हमें क्या करना क्या है, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो इसको देख करके हमें क्या लग रहा है कि सबसे पहले x1 x2 को मल्टीप्लाई करके और y1 y2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, तो ऐसे उसके बाद प्लस आयोटा और उसके बाद क्रॉस कर दिया है हमने उसमें x2 और y1 x1 y2 और माइनस किया है उसमें आयोटा के साथ, और डिवाइड किया है ये x1 का x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यानी एक्चुअल में ये वाला जो है ये मॉड z है, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर है नीचे वाले का। तो ये इस तरीके से इसका डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इसमें मल्टीप्लिकेशन ही तो यूज़ हो रहा है, बस एक रेशनलाइजेशन करना है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी, अभी तक हम लोगों ने जो भी रियल नंबर्स थे या जो भी हमें पॉलिनोमियल था उसमें हम लोग आइडेंटिटी बनाते थे। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे हमें एक Z1 और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, x1 प्लस आयोटा y1 और एक दूसरा है x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो वही जिस तरीके से हम लोग नंबर्स में करते थे, रियल नंबर में करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी Z1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होगा तो वो Z1 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर होगा तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2, और Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब होगा तो Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 Z2 Z1 प्लस Z2, और Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब तो Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z1 माइनस Z2। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी किस तरीके से यूज़ करेंगे। और एक और भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जो अलजेब्रा में आइडेंटिटी है वो यहाँ पर भी वैलिड होंगी। अब इसमें Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब करना है, तो ये हो जाता है Z1 प्लस Z2 Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करके हम लोग क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये नहीं, इसका माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। इसमें Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब, तो वो हो जाएगा Z1 माइनस Z2। यहाँ पे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर
प्लस Z1 इंटू Z2। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी उसको करने से पहले अभी और भी चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मतलब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई गिवन रहता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन में, लेकिन यहाँ पे जो प्लेन होता है वो XY प्लेन नहीं होकर के यहाँ पे आर्गन प्लेन होता है। उसी का नेम चेंज कर देते हैं आर्गन प्लेन। इसमें हम लोग बोल देते हैं ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस बोल देते हैं, रियल एक्सिस, और इसको इमेजिनरी एक्सिस। और किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये z है तो x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट x और y होगा। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये वाला z है तो इसको हम लोग x और y लिखेंगे, या हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लिखेंगे। ये मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इतना हमें क्लियर है। अब हम लोग ये जो दिख रहा है हमें x प्लस आयोटा वाई, ये अब हम लोगों को देखना है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या करते हैं पोलर फॉर्म में, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने जैसे इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो यहाँ से ऐसे हम लोग जाते हैं डायरेक्टली। तो एक तो तरीका है यहाँ तक जाने के लिए, या तो ऐसे जाएं और फिर ऐसे पहुँच जाएं, तो उसमें x होगा और y होगा। एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे एंगल मेज़र कर लें, एक ये डिस्टेंस ले करके और एक एंगल पे उसे रोटेट कर दें, तो वो थीटा एंगल पे होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यदि डिस्टेंस r है तो यहाँ पे जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे उसको, तो ये r कोस थीटा, r साइन थीटा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे उसको, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरीके से पोलर फॉर्म में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसमें r जो होता है, ये r इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ये जो थीटा होता है वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गुमेंट होता है। अब किस तरीके से आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से, ये मॉडुलस का तो अभी देख लिया था हमने कि किस तरीके से मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। इसमें आर्गुमेंट के बारे में देखते हैं कि आर्गुमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल, ये जो थीटा है ना वो आर्गुमेंट है बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है ना वो माइनस पाई से लेकर के और पाई तक होती है। माइनस पाई से पाई के बीच में ही होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू। तो जब भी इससे ज़्यादा होगा तो किस तरीके से, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जब हमारा आर्गुमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए इस थीटा को अल्फ़ा ले लेते हैं,
और उसके बाद हम लोग किस तरीके से थीटा फाइंड आउट करेंगे वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएगा, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू जो होगी वो -पाई से लेकर के और पाई के बीच में होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब हम लोग आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है हमारा, एग्जांपल के लिए वो 3 + 4 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसका क्या क्वाड्रेंट है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी ये थीटा होता है वही अल्फ़ा के इक्वल भी आ जाता है। अब ये अल्फ़ा क्या होता है उसको देखते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan अल्फ़ा की वैल्यू, ये तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा, इसमें y/x होगा इस तरीके से। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो थीटा जब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट में, तो वो डायरेक्टली अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो अल्फ़ा के, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो डायरेक्टली अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। और जब हम लोग बात सेकेंड क्वाड्रेंट की करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 माइनस, उसमें x माइनस होगा तो -3 + 4 आयोटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो पॉइंट है -3 और 4, -3 और 4 वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हमें अल्फ़ा पता होगा तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे पता करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा करके हम लोग पता करेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के पाई की वैल्यू और माइनस उसमें से अल्फ़ा कर देंगे तो ईज़िली हमारा आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, -3 - 4 आयोटा, जिसमें x और y दोनों ही माइनस हो जाएगा। तो ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -3 और -4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड। और यहाँ पे जब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसमें हो जाएगा -पाई + अल्फ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें -पाई इसलिए होगा क्योंकि हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसकी रेंज यहाँ पे -पाई से ले करके और पाई के बीच में होगी। तो यहाँ पे जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं जा सकते, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में इसमें -पाई + अल्फ़ा हो जाता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल जाता है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सीधे दिख रहा है हमें कि जो भी उसकी वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगा। तो यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं तो वो 3 - 4 आयोटा, तो ये 3 और -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा = -अल्फ़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वो नंबर, तो किस तरीके से आर्गुमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। आर्गुमेंट को फाइंड आउट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और उसको बोल दिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में करके बताएं, मतलब कन्वर्ट करके बताएं। तो वहाँ पे हमें थीटा चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। तो आर तो ईज़िली निकाल लेते हैं, लेकिन थीटा के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ता है।
जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये देखना पड़ता है उसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, ये गिवन है और इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर में r की वैल्यू, ये z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो r तो इजी है, इसमें तो x का स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये पॉइंट तो 1 और √3 होगा, 1 और √3 होगा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल टू y/x, तो यहाँ पे y/x मतलब √3/1। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब √3 होती है तो अल्फ़ा की वैल्यू π/3। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जो होती है वो अल्फ़ा के इक्वल हो जाती है, तो ये π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसका आर्गुमेंट भी निकाल लिया और उसका हमने यहाँ पे मॉडुलस भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अपपुट करेंगे यहाँ पे आकर के, तो ये हो जाएगा 2 और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को, इसका पोलर फॉर्म हमने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 प्लस √3 आयोटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें -1 और √3 है। तो जब इसकी r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग, पोलर फॉर्म में ही लिखना है हमें। तो r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो वही इजी वही आएगा। यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये भी यहाँ पे जब हम लोग थीटा की बात करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें tan अल्फ़ा इक्वल टू y/x, इसमें √3/-1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी π/3। तो π/3 पे √3 होता है, यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस में है तो माइनस में इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस में इसकी वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 करना होगा, तब जा कर के ये यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3π मतलब 2π/3। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2π/3 हो गया। तो फाइनली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे यहाँ पे, तो वो 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा
साइन 2π/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो किस तरीके से ये हुआ ये इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे और एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 माइनस √3। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है r पोलर फॉर्म में, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, इसमें भी -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं थीटा के लिए क्या करेंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता इधर से है, क्योंकि थीटा की वैल्यू -π से लेकर के और पाई के बीच में ही होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है। तो इजीली हम लोग जब tan अल्फ़ा निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/1, मतलब माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कट होकर के √3 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू π/3, बट थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा, तो -π प्लस π/3, यहाँ से 3π प्लस, तो ये -2π/3 यहाँ से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे उसमें, तो यहाँ से हमारा z आ जाएगा 2 और cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब क्वेश्चन होगा, जब मतलब पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो किस तरीके से करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है -π प्लस अल्फ़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये -π के थ्रू हमें क्लॉकवाइज जाना होगा। यहाँ पे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पहुँच नहीं सकते इस वाले रेंज में, इसलिए। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं, z इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 और -√3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सीधे क्लियर है कि क्या होगा, अभी देख लेते हैं। z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, r की वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी। यहाँ पे हमें देखना है कि tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा में हो जाएगा -√3/1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -π/3। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा मतलब -π/3, तो -π/3 हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। z इक्वल टू हो जाएगा 2 cos π/3 माइनस में प्लस आयोटा साइन -2π -π/3
3, यहाँ से हमने इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें कोई टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था, बस हमें वो पॉइंट को समझना है। वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको शॉर्ट में करके बता देता हूँ कि किस तरीके से जब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो अल्फ़ा के इक्वल आ जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है पाई माइनस अल्फ़ा हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जो होती है माइनस पाई प्लस अल्फ़ा हो जाती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जो होती है वो अल्फ़ा के इक्वल, माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को ध्यान रखें तो आराम से सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा सकते हैं। तो किस तरीके से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये हमने देखा। और इसमें अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का क्यूबिक रूट किस तरीके से निकालते हैं, तो उसको भी देख लें। अब पहले दो चीज़ें के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी देखने से पहले ये चीज़ देखते हैं प्योरली रियल क्या होता है। तो प्योरली रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए प्योरली रियल हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, उसका मतलब होता है प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी तो उसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो 0 हो जाता है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो बस हमें ये समझना होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लेके आएँ और उसके बाद इजीली फाइंड आउट कर लें इसमें उसके इमेजिनरी पार्ट को, मतलब जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो जब प्योरली रियल की बात करेंगे, जैसे इसमें हमें लिखना हो प्योरली रियल ऑफ z, तो x लिख देंगे तो उसमें x और प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आया रहेगा। तो जो x के जगह पे होगा वही इसका रियल पार्ट हो जाएगा। प्योरली रियल की बात करेंगे तो, और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो आई एम ऑफ z ये y के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। अभी तक हम लोग ये चीज़ समझते आए हैं कि 1 का क्यूबिक रूट कैसे निकलेगा, 1 का क्यूबिक रूट तो 1 ही होगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। देखते हैं तो क्यूब करना, जैसे हमारे को z इक्वल टू 1 गिवन है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसका क्यूब करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब। फिर इसको इधर लेके आते हैं तो z का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। तो यहाँ से z माइनस 1 और ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z इक्वल टू 1 आ जाएगा
और इसको जब z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं x की वैल्यू। तो पहले d की वैल्यू इसका फाइंड आउट करते हैं। तो 1 माइनस 4 इंटू 1, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ से d की वैल्यू। अब हम लोग x की वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे z लिखेंगे। तो z इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन 2a। अब जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इस -1 को हम लोग आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 और आयोटा स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। ये a इसमें तो 1 ही है, तो यहाँ हो गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरीके से x यहाँ पे z की वैल्यू अब क्या क्या हो जाएगी। एक तो z की वैल्यू हो गई 1, एक z की वैल्यू हो गई -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक हो जाएगा z इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में इसका 3 रूट निकलता है 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। एक होता है प्योरली रियल और 2 होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ऐसे बोले तो एक ही होगा इसका रूट रियल में, रियल नंबर की बात करेंगे तो, और जब इमेजनरी की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्यूब करके देख लेते हैं। तो जब क्यूब करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, वो इजीली हम लोग कर सकते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने अभी बिल्कुल जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है 11th क्लास में जितना है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से नहीं होता है। तो इसमें ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तरफ से 100% दिया है। और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से सॉल्व करके एक बार देखें, और नहीं होता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं तो इसमें बताऊंगा ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, थैंक यू।